नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान एक बार फिर से सामने आया। सीएम पद छोड़ना चाहता हूं, अशोक गहलोत ने कहा। ये मुझे नहीं छोड़ रहा, यानी कि वो पद मुझे नहीं छोड़ता, मैं तो कुर्सी को छोड़ना चाहता हूं। तो राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने से पहले भी सीएम अशोक गहलोत ये बात कह चुके हैं। जहां सीएम ने, आपको बता दें, अगस्त में बात कही थी कि पद वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन पद उनको नहीं छोड़ता। तो इस बात के कई मायने भी निकाले जा सकते हैं, क्योंकि कल आपको बता दें कि जब पहली लिस्ट राजस्थान में जारी की गई थी तब कई ऐसे बड़े चेहरे थे जिन पर गाज गिरी, जिनको टिकट नहीं दिया गया। हालांकि हमेशा से देखा जाए, कहा जाता है कि जो राजस्थान की पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वो अशोक गहलोत के इर्द गिर्द ही घूमती है। लेकिन कल जिस तरीके से हमेशा से अशोक गहलोत अपनी टीम के लिए मदद करते हैं, लेकिन ऐसा ये भी कहा जा सकता है क्योंकि इस बार उन लोगों को मौका नहीं मिला जिनको मौका मिलना चाहिए अशोक गहलोत के अनुसार। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश है कि सीएम पद वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन पद है कि उनको छोड़ता नहीं है। और क्या कहा है, जरा ये भी सुनिए। तो उसने कहा, साहब भगवान करे आप वहां पर मुख्यमंत्री बने, चौथी बार मुख्यमंत्री बने। तो मैंने उनको कह दिया, सुनो भाई माता जी, आप जो है आप बधाई, आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तो समझ जाओ कितनी नहीं हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री हिम्मत है तो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बता दीजिए। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अली शरर इस पूरी खबर पर बने हैं। अली, देखिए इसे कैसे देखें, क्योंकि पहली मर्तबा नहीं है जब अशोक गहलोत ने बात कही हो कि वह पद तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन पद है कि उन्हें छोड़ता नहीं, कुर्सी उनको छोड़ती नहीं। तो इस बात से क्या आगे के संकेत मिलते दिखाई देते हैं? देखिए, बिल्कुल दीपिका, आज अपनी प्रेस वार्ता के दौरान अशोक गहलोत ने काफ़ी सारी बातें अपनी मीडिया के सामने रखी। उनका साफ तौर पे कहना था कि मैं इस पद को छोड़ना चाहता हूं लेकिन ये पद मुझे छोड़ना नहीं चाहता और मुझे पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी ने चूज़ किया है, यानी कि मैं उनकी पसंद हूँ। वो इसलिए हूँ क्योंकि मैं ईमानदार हूँ। मैंने आज तक एक इंच ज़मीन और 1 इंच सोना नहीं खरीदा, यानी कि मुझे पूरी तरह से ईमानदार कहा जा सकता है। इसीलिए मुझे पार्टी मुझ पर विश्वास करती है। साथ के साथ उन्होंने इस पूरे अपनी प्रेस वार्ता के दौरान ईडी और सीबीआई पे भी जमकर निशाना साधा। उनका ये कहना था कि ईडी सीबीआई इन दिनों लगातार दबाव में काम कर रही है और इस दबाव में काम करने के कारण ही देश की जनता का ईडी सीबीआई पे से विश्वास खत्म होता जा रहा है। इसलिए क्योंकि जब भी कभी कोई मामला होता था, आपको याद होगा, उनका ये कहना था कि आपको याद होगा, जनता को याद होगा, हर इंसान सीबीआई पे विश्वास करता था कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। लेकिन आज सीबीआई का नाम सुनते ही लोगों में दहशत होती है। वो इसलिए क्योंकि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। साथ के साथ उन्होंने आईटी यानी कि इनकम टैक्स विभाग पे भी आरोप लगाया। उनका ये कहना था कि कुछ दिन पहले मैंने खुद डायरेक्टर ईडी और डायरेक्टर सीबीआई को फ़ोन किया था। साथ के साथ आईटी के जो देखभाल करते हैं अधिकारी, उनको फ़ोन करके कहा था कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अभी आप मत मिलिएगा, हम आपसे खुद मिलेंगे। यानी कि मैं ईमानदार हूं और मैं चाहता हूं कि तमाम चीज़ें मेरी सामने आएँ। और इस बार भी, चौथी बार भी, जब उन्होंने उनसे पूछा गया, सवाल किया गया कि क्या इस बार भी आपके सर ही पगड़ी बंधेगी मुख्यमंत्री की, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता हूं लेकिन पार्टी हाईकमान का आदेश होगा तो मुझे स्वीकार होगा। तो ये कहा जा सकता है दीपिका कि उनका संकेत साफ था कि इस बार भी अगर पार्टी जीतती है कांग्रेस तो मुख्यमंत्री का चेहरा अशोक गहलोत ही होंगे। दीपिका, यानी कि इस बार भी सचिन पायलट को लेकर कोई जिक्र नहीं, जो कि कहा गया था ना कि सचिन पायलट भी कहीं ना कहीं अंदर खाने से खबरें आई थी, हो सकते हैं, लेकिन अशोक गहलोत की इस बात से एक बार फिर से साफ हो गया, हम कह सकते हैं। अली, देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि यदि वो इस बार भी उनकी पार्टी जीती है, कांग्रेस जीती है राजस्थान में, तो वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। साथ के साथ जिस समय उनका काफिला बाहर निकल रहा था उस समय काफ़ी सारे कुछ कार्यकर्ताओं ने भी विरोध किया कि हमारा टिकट काट दिया गया, टिकट क्यों काटा गया। ऐसे तमाम तरह के सवालों का सामना भी आज उन्हें करना पड़ा दिल्ली के मुख्यालय पर, क्योंकि यहाँ पर भी जो राजस्थान से कुछ कार्यकर्ता आए थे, उनको कहना था कि लगातार एक लंबे समय से वो कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको टिकट नहीं दिया गया। तो उसका कारण उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा ये पार्टी का हाईकमान का आदेश है
है और ये मंथन चल रहा है किसको कहां उतारा जाए और कहां से जीत हासिल की जाए। तो ये अब तमाम बातों को साफ करते हुए कांग्रेस ने ये कह दिया है कि अब 1 महीने बाद जो चुनाव है राजस्थान में, यदि जीतते हैं तो अशोक गहलोत ही वहां के मुख्यमंत्री होंगे। दीपिका, चलिए, बहुत शुक्रिया अली आपने तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक तरफ जहां यूं कहें कि अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय एजेंसियों को लेकर अपना रुख साफ किया, उन्होंने कहा कि यदि आप राष्ट्रीय एजेंसियां हैं तो आप अपना काम करिए, किसी के प्रेशर में आके आप काम मत करिए। उसके अलावा देखिए, ये पहली मर्तबा नहीं था जब अशोक गहलोत ने बात कही थी कि मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूं लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ती। इसके अलावा यदि हम तीसरी बात ये देखें कि कल कांग्रेस की जो पहली सूची जारी हुई थी उसमें कहीं ना कहीं बड़े चेहरों के नाम हटाए गए थे, उनको टिकट नहीं मिला, उनको मौका नहीं मिला, तो उससे कई बातें, उससे कई मायने निकाले जा सकते हैं। बहरहाल बढ़ते आगे मिशन छत्तीसगढ़ की बात होगी, जहां मिशन छत्तीसगढ़ पे गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हुए और जगदलपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने रैली को भी संबोधित किया। बीजेपी की सरकार बनने पर दिवाली मनेगी तो जल जंगल जमीन की रक्षा मोदी ने की, मोदी सरकार ने आदिवासियों की सुरक्षा की है। बीजेपी की सरकार लाओ नक्सलियों से छुटकारा पाओ ये बात भी कही। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का धुआंधार प्रचार जारी है। इसी को लेकर गृहमंत्री अमित शाह मिशन छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने इस दौरान प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर जमकर हमला बोला है। देखिए, मिशन छत्तीसगढ़ पर गृहमंत्री अमित शाह हैं। मोदी सरकार ने आदिवासियों को सुरक्षा दी है, यानी कि हर आदिवासी का ख्याल रखना सरकार की जिम्मेवारी है। बीजेपी की सरकार लाओ नक्सलियों से छुटकारा पाओ ये बात भी कही गई है। तो बीजेपी की सरकार बनने पर दिवाली मनाएगी। देखिए, इसे एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है, जो कि जिस तरीके से नक्सलवाद की समस्या से छत्तीसगढ़ झारखंड जूझ रहा है। तो देखिए, इसी को लेकर एक मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं मारा और कहा गया कि मोदी सरकार लाओ और नक्सलियों से छुटकारा पाओ। तो मोदी सरकार ने आदिवासियों के लिए बेहतर काम किए हैं। बस्तर क्षेत्र एक जमाने में घनघोर नक्सली क्षेत्र माना जाता था। आज भी कुछ छत्तीसगढ़ में समस्याएं हैं। मैं आपको कहने आया हूं, एक बार फिर से कमल फूल की सरकार लगा दो, पूरे छत्तीसगढ़ को हम नक्सल समस्या से मुक्त कर देंगे मित्रों, मुक्त। मोदी जी के 9 साल में हिंसक घटनाओं में 52% की कमी आई, मौतों में 70% की कमी आई, नागरिकों की मृत्यु में 68% की कमी आई और जिले जो प्रभावित थे, पुलिस थाने जो प्रभावित थे, उसमें 62% की कमी आई है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, एक क्षेत्र ऐसा है हमारा बस्तर, जगदलपुर, अगर नक्सली हिंसा होती है, पुलिस भी मरती है तो हमारा आदिवासी मरता है, नक्सली मरता है तो भी आदिवासी मरता है और नागरिक मरता है तो भी आदिवासी मरता है। उनको बचाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के बयान को लेकर पलटवार किया है। सीएम बघेल ने कहा कि हेमंत बिस्व शर्मा वही व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ ये लोग पानी पीकर जांच करते थे। जब से वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके खिलाफ जांच ही रुक गई। ये लोग हमें तो बहुत एटीएम कहते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1,75,000 रुपए वितरित किए, लेकिन असम के मुख्यमंत्री जो विधायक खरीदने में माहिर हैं, वो तो सीधा सीधा बैंक है जो विधायकों से खरीद फरोख्त करते हैं। और छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई होनी है। चेकिंग के दौरान नकदी और जेवरात जब्त किए गए हैं। 6,57,00,000 की नकदी और गहने बरामद हुए हैं। 11,851 लीटर अवैध शराब भी जब्त की गई है। तो चेकिंग के दौरान नकदी और जेवरात बरामद किए गए हैं। 6,57,00,000 की नकदी है, गहने हैं। देखिए, आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, उसके बाद भी इस तरह के काम किए जा रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारी मात्रा में
चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर में शराब की खेप बरामद हुई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरणदास ने प्रेस वार्ता की, जहां भक्त चरणदास ने कहा, कांग्रेस के कार्यकर्ता का काम करने का तरीका अलग है। कार्यकर्ता का स्वरूप में पहचानता हूं, जनता को गुमराह करने, लोगों के मन में जहर भरना, धर्म के नाम पर ये हिंसा है। छत्तीसगढ़ में कभी नहीं हुआ। बीजेपी के नेता धर्म के नाम पर कुर्सी पर बैठना चाहते हैं और लोगों को तोड़ना चाहते हैं। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां सुकमा जिले के जगरगुंडा इलाके का नक्सल प्रभावित कुंदेड़ 20 साल बाद बिजली की रोशनी से जगमगाने लगा है। इस इलाके में सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित होने के साथ ही बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं गांव तक पहुंचने लगी हैं। ग्रामीणों में अब प्रशासन की कार्यशैली से प्रभावित होकर सुरक्षा बलों के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। इसकी वजह से अब गाँव की तस्वीर बदलने लगी है। ग्रामीण भी खुलकर सुरक्षा बलों के समर्थन में आगे आ गए। वो अपनी जरूरत के चीजों की मांग कर रहे हैं। ग्रामीण की उम्मीद है कि जिला प्रशासन उनकी जरूरतों को जल्द ही पूरा करेगा। कुंदेड़ जगरगुंडा जो ब्लॉक है, जो नक्सलियों से बहुत संवेदनशील इलाका माना जाता है, उस इलाके में ये आता है। 18 दिसंबर 2022 में यहाँ सिक्योरिटी कैंप लगाया गया था। जैसे ही सिक्योरिटी कैंप लगाया गया वहाँ के जो नागरिक थे, उनके मन में एक सुरक्षिता की भावना पैदा हो गई। जो माओवादी का डर है उनमें से खत्म हो गया। पुलिस, सीआरपीएफ और जिला प्रशासन ने मिलकर गाँव वालों से बातचीत की, उनको विकास का जो रास्ता है वो अच्छी तरह से समझाया। उसके बाद वहाँ रोड आए और अभी बिजली का जो कनेक्शन है वो भी गाँव को पहुँचाया गया। बताना मैं चाहता हूँ कि लगभग 20 साल पहले जो कुंदेड़ गाँव की जो बिजली थी वो नक्सलियों द्वारा काट दी गई थी, तोड़ दी गई थी। और 20 साल के बाद कुंदेड़ जो गांव वाले हैं, उनके जो जीवन में है उसमें रोशनी फिर से आ गई है और जो उनका विकास का द्वार है वो फिर से खुल गया है। उसका लाभ वहाँ के जो बच्चे हैं और वहाँ के जो नागरिक हैं उनके लिए होगा। छत्तीसगढ़ सरकार चलाई जा रही है पुनर्वास योजना का नक्सली लाभ ले रहे हैं। जिस नक्सली महिला ने आज समर्पण किया है उससे छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 10,005 कर दी गई है। 8 लाख की इनामी महिला नक्सली ने पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के सामने समर्पण किया। इन 1.5 सालों में कई इनामी नक्सली समर्पण कर चुके हैं। इक्कीस अक्टूबर को मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आमंत्रण पर ग्वालियर जाएंगे तो पीएम स्कूल के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी की सुरक्षा में 3,000 पुलिसकर्मी तैनात होंगे तो वायुसेना के विमान से ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निमंत्रण पर पीएम मोदी ग्वालियर का दौरा करेंगे। पीएम मोदी स्कूल के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ सिंधिया एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष RS पवार भी शामिल होंगे। देखिए 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है ग्वालियर में। उसी के साथ साथ आपको बता दें चुनाव भी नज़दीक है और महाराजा, इसे महाराजा कहा जाएगा। यूँ कहते हैं कि सिंधिया जो स्कूल है वह बेहद प्रसिद्ध स्कूलों में से शुमार है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भोपाल से विनीत श्रीवास्तव बने हुए हैं। विनीत, देखिए वैसे तो स्कूल की स्थापना का दिवस कार्यक्रम में जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन इस दौरे के क्या कुछ और भी मायने निकाले जा सकें क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव भी नजदीक है? देखिए, मैं बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से भाजपा में आए हैं उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं मात्र 19 दिन में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और वो भी स्पेशल ज्योतिरादित्य सिंधिया के बुलावे पर। सिंधिया फोर्ट स्कूल का जो 125वीं वर्षगांठ है, इस मौके पर खुद प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो ग्वालियर पहुंच रहे हैं और सिंधिया स्कूल के 2 दिवसीय कार्यक्रम के शुरुआती दिन में जो है पहले दिन में हिस्सा लेंगे। साथ ही जय विलास
जो भवन है, उनका जो महल है, उसमें भी जाएंगे और यहाँ तक मतलब सूत्र जो कह रहे हैं उनके अनुसार वो रात्रि भोज में भी शामिल हो सकते हैं। तो एक तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो कद है वो मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में लगातार बढ़ रहा है। जी। देखिए, सिंधिया का कद तो लगातार बढ़ रहा है क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। हालांकि अलग कार्यक्रम है और यूँ कहें कि एक निजी कार्यक्रम यूँ कह सकते हैं, उसमें शामिल ज़रूर होंगे। लेकिन इसके अलावा मध्य यूँ बात करें ग्वालियर अंचल की, तो ग्वालियर में देखा जाए या बुंदेलखंड में देखा जाए, सिंधिया का अच्छा खासा वर्चस्व माना जाता है। लेकिन फिर भी कुछ हद तक क्या पिछले दिनों से हम बात करते हैं, अपनी कुछ सीटें गंवाई गई हैं या कुछ पकड़ कमज़ोर हुई है क्या, या उस पर वापस अपने आप को मजबूत करना, ये भी हम कह सकते हैं। हाँ, देखिए, मैं बता दूं आपको कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों का जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्षेत्रीय सत्रपों का बहुत ज्यादा असर होता है, ग्रुपबाजी बहुत ज्यादा होती है और जो बड़े नेता होते हैं वो अपने लोगों को टिकट दिलवाकर उन्हें जिता कर लाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा में संगठन सर्वोपरि है। यहाँ पे डेकोरम मेंटेन होता है और जो भी टिकट ओपन होना है वो संगठन ही ओपन करता है। और सिंधिया अब भाजपा के रंग में बस चुके हैं। उन्हें पता है कि अगर अपने समर्थकों को आगे बढ़ाना है तो वो पार्टी कैडर के अनुसार ही आगे बढ़ेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि सिंधिया अपने समर्थकों के लिए आवाज जरूर उठाते हैं। लेकिन अभी जो भी हो, सिंधिया के बुलावे पर नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्वालियर आना बहुत बड़ी घटना और कहीं ना कहीं सिंधिया को मजबूत करती। यहाँ मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जो है वो भारत के अंदर कितने निजी कार्यक्रमों में उपस्थित रहे हैं, मेरे ख्याल से गिनती के। लेकिन वहीं सिंधिया के पर्सनल बुलावे पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर पहुंच रहे हैं तो ये अपने आप में सिंधिया के कद को बड़ा करने वाला है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, इसको दो बातें हम परसेप्शन मिला के भी देख सकते हैं। एक तो सिंधिया को मजबूती प्रदान मिलेगी, दूसरी वो चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है और क्यों कह कि पूरा बुंदेलखंड को भी यहाँ पे मजबूती मिलेगी और इसी को लेकर इसी बात को आगे बढ़ाया जाएगा कि हाँ, हम अभी भी यदि महाराजा थे तो महाराजा आगे भी रहेंगे, चाहे हम कांग्रेस में रहें चाहे हम बीजेपी में रहें। देखिए, मैं आपको बता दूं इसमें कि अगर सिंधिया के लेकर बात की जाए तो जब सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तब एक बात बड़ी फेमस हुई थी कि सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में लाने का प्रमुख उद्देश्य ये था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को कहीं ना कहीं ग्वालियर, बुंदेलखंड, मालवा और ग्वालियर रीजन जो है इसमें मजबूती मिले। वहीं सिंधिया के आने से महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की सीमा से जो महाराष्ट्र के जिले लगते हैं वहां भी सिंधिया का असर देखने को मिलता है। मराठा राजनीति के तहत भी सिंधिया को आगे बढ़ाने की बात चल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया विनीत, आपने तमाम जानकारी दी हमें। तो देखिए, बहुत ज़रूरी भी है कि किस तरीके से कद तो बढ़ेगा, लेकिन इसके अलावा विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ये बखूबी प्रधानमंत्री भी समझते हैं। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब धुआंधार प्रचार में लगातार जुट चुकी है। इसी को लेकर आगे बढ़ते हुए बीजेपी ने हाईटेक रथों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इन हाईटेक रथों को प्रचार प्रसार के लिए रवाना किया। बीजेपी ने चुनाव मैदान में 2300 हाईटेक रथों को उतारा है। देखिए, वो रथ भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है जिसमें बताया जाएगा जनता के लिए जो काम किए गए हैं, सरकार के द्वारा कामों को शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ काम किए हैं इन विगत सालों में, इनको प्रचार प्रसार के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। सीएम ने कहा है कि हम जनता को अपने काम बता रहे हैं और कुछ लोग शमशान घाट पर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं। ये लोकतंत्र, और लोकतंत्र में साधना और उपासना अगर किसी की होती है तो जनता की होती है। लोकतंत्र जनता के विश्वास को जीतने का माध्यम है। जनता की सेवा करो, प्रदेश का विकास करो, लोगों का कल्याण करो। हमने काम किया है, इसीलिए जनता से वोट मांगने जा रहे हैं। शमशान घाट में पूजा करने वालों कैसे देश प्रदेश का भला होगा।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल का बड़ा आरोप लगाया। सीएम गहलोत ने कहा कि आज देश में क्या हो रहा है, किसी भी पार्टी की सरकार हो, जिस तरह से न्यायपालिका पर दबाव बनाया जा रहा है, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोकतंत्र में ये तरीका उचित नहीं कहा जा सकता। मैं आगे बताना चाहता हूं कि आप एजेंसी की क्रेडिबिलिटी नीचे जा रही है, जो नहीं जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि आपकी विश्वसनीयता बनी रहे, बल्कि आगे और बढ़े। हम आपके साथ हैं। जहाँ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हो रही है, करप्शन हो रहा है, क्राइम हो रहा है, आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, तत्काल करो, जेल भेजो, अटैच करो प्रॉपर्टी, हम स्वागत करेंगे आपका। पर जिस प्रकार से आप इशारों पर, ऊपर के दबाव पर, ये साफ जाहिर पूरा देश देख रहा है। तो गाँव तो भी चर्चा होने लगी, गाँव के अंदर भी, कि ये क्या हो रहा है। गांव में चर्चा होने लग गई है। अब तो कई जगह ईडी वाले खुद ही आके कहते हैं हम आधे घंटे बाद आने वाले हैं, आप थोड़ा देख लीजिए अपना आप को। ये स्थिति बन गई है, जो मेरे पास रिपोर्ट आ रही है, जो बातें चलती रहती है। तो ये उचित नहीं है। मैं इस मौके, इस मंच से फिर मैं कहना चाहूँगा तीनों एजेंसियों के डायरेक्टर्स को, चेयरमैन को, इनका कमिटमेंट देश के प्रति होना चाहिए और किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। इनमें इतना साहस होना चाहिए मना करने का। हम दबाव में काम नहीं करेंगे, अब निष्पक्ष काम करेंगे हम लोग। और इसी के साथ खबर राज्यों से अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे हम।